नहीं आए हैं, बल्कि हमेशा जनता को ही बदनाम करने का काम किया है। वोटरों को ये लोग बदनाम कर देते हैं। डायरेक्ट 2000 लेने वाला वोट, 5000 लेने वाला वोट, यहाँ के जनता तो पैसा लेके वोट करते हैं। सर पे टोकरी रख कर सब्जियाँ फलों को मैंने बेचा है। आप बताइए जी, जो फ्रूट सेलर उसकी आज क्या है, जो फ्रूट सेलर है उसकी आज चढ़ान में उसकी स्वागत है आप सभी का तूफान खबरें में। मैं हूं रफीक शेख। आज हम आए हुए हैं कप परेड मुंबई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर में। हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे प्रशांत गाड़गे जी। ऐसे कुछ बहुत ही महत्व वाले और इम्पोर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आज लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसी क्या जानकारी हमारे माध्यम से आप जनता को देना चाहेंगे? नमस्कार। पहले तो तूफान खबरें से जुड़े हुए और मेरे भाई जैसे रफीक भाई जो हमेशा एक रियल जर्नलिज्म सामने लेके आते हैं और उनके माध्यम से लोगों के सामने जो सच है वो हमेशा ये सोच रखते हैं कि वो पूरी तरीके से आगे जाए। मैं मेरे बारे में बता दूं तो मेरा नाम प्रशांत गाड़गे है। मैं इसी जगह का मूल निवासी हूँ और मेरा संघर्ष हमेशा यहाँ के बिल्डरों के खिलाफ रहा है। वो बिल्डरों के खिलाफ रहा है जिन्होंने यहाँ के लोगों को विकास के नाम पर गोंदा हुआ है। यहाँ पे जो गए टाइम पे जो LOI सेंक्शन हुआ था 2760 का, उसको कैंसिल करने में हमारा ही NGO ने बहुत बड़ा हाथ इसमें रखा हुआ था। उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी, आंदोलन किया था, तब जाके 2060 का लोगों का घर 7000 लोगों तक पहुंचा। उसी फील्ड में का मैं एक लड़का हूं और इसी तरीके से मैं फ़िलहाल तो ये मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। आज आपसे रूबरू होने का 3 मकसद थे, 3 मुद्दे थे मेरे पास और 3 मुद्दे में से एक मुद्दा था कि जो आने वाले टाइम में जो BMC इलेक्शन आने वाले हैं वो इलेक्शंस को आज मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल्स हो, इनके थ्रू से मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ कि इस मुंबई इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों के सामने एक अच्छे कैंडिडेट आना चाहिए, उनके जो मैनिफेस्टो पॉइंट्स होते हैं वो रखना चाहिए, वो कुछ भी मुद्दे सही तरीके से जनता के सामने नहीं आए हैं, बल्कि हमेशा जनता को ही बदनाम करने का काम किया है। वोटरों को ये लोग बदनाम कर देते हैं। डायरेक्ट 2000 लेने वाला वोट, 5000 लेने वाला वोट, यहाँ के जनता तो पैसा लेके वोट करते हैं। अरे भाई, जिसके घर पे आपको पैर पड़ के वोट मांगने जाने वाले हो उसको आप दुकान के टॉफ़ी और बिस्किट समझ के खरीदने की बात करते हो। तो इस तरीके का कैंडिडेट अगर हमारे सामने आता है तो ये इलेक्शन का भविष्य की दिशा में जाने वाला है। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम में मेरे विचार आपके माध्यम से मैं रखूं। और वो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा एक बंधु न्यूज़ करके महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ करके एक चैनल है। अभी वो सच में वो चैनल है कि नहीं है, क्या है, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिया है उसमें, पर हमारे इंटरव्यूज़ पे उनको TRP तो मिल जाती है पर रियल जर्नलिज्म वो करते ही नहीं है। तो वो एक मुद्दे पे मुझे बात करना है और उसी मुद्दे से एक टॉपिक था, उनके माध्यम से एक इंटरव्यू आया था श्री अशोक धात्रक जी का। वो एक पॉलिटिकल व्यूज़ था मेरा, एक पॉलिटिकल पास्ट थी जिसकी वजह से गुलाबार सफ़र हुआ था और फिर से वही बंदा आके आज राजनीति में बात कर रहा है, हमारे अम्बेडकर नगर, गणेश मूर्ति नगर के बारे में बात कर रहा है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि जो मुझे पता है वो मैं रखूँ, क्योंकि उनके चैनल में था जिसको इतिहास आता है या जिसको इतिहास के बारे में मालूम है वही इतिहास रख सकता है। तो मुझे अभी के यूथ को, जब 1995 में जो यूथ आज वोटर्स है वो यूथ को वोट टाइम नहीं पता था, तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइम उनको पास्ट पता चले। जैसे आपका कहना है कि जैसे पिछले इलेक्शन में अशोक धात्रक जी का जैसे कि नाम लिया आपने, वो 95 में जो इलेक्शन MLA आमदार जो बंद थे और
लोगों को जो बताने का नज़रिया है, और आपने कुछ ऐसे भी बताया, हमको जानकारी दी कि इलेक्शन के पीरियड जब आते हैं कि नेता करता कोई सोशल एक्टिविटीज़ है, वर्क हो, स्लम्स के, कोई समाज के, और वो क्रेडिट नेता ले लेता है। अब जैसे कि आपकी संस्था है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, गणेश मूर्ति नगर, जैसे आप संस्था बताएं, आपकी संस्था ने भी ऐसे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ और अच्छे काम किए, और आपने इसकी जानकारी हमको बताई कि वो उसका क्रेडिट भी यहाँ के जो प्रेजेंट नेता है वो लेते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में कैसे आप नज़रिया देख रहे हैं? देखो, पहले तो मैं आपके वो मुद्दे से ही मैं लोगों को रूबरू करना चाहता हूँ कि क्रेडिट कैसे लेते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे बात करता हूँ। जो 2017 में सापुर जी पालुन जी का एलओए आया था, वो एलओए को कैंसिल हमारे कमेटी ने किया था, प्रशांत गाड़गे ने अकेले ने कैंसिल किया था। उस कमेटी के साथ 100-200 जन जुड़े हुए थे। वो 100-200 जन ने 5 से 10 हज़ार लोगों को जमा किया, वो आंदोलन हुआ, तब जाके हमको ये रोजनामा मिला। ये रोजनामा में पूरी तरीके से लिखा हुआ है सापुर जी पालुन जी का जो एलओए है वो इस वजह से रिवोक हुआ था, कैंसिल हुआ था। मैंने प्रशांत गाड़गे का नाम लिया, टीम की। उसके बाद इन्होंने अपना 2017 में डिमोलिशन का ऑर्डर आया था फॉरेस्ट पे। उसी पीरियड के टाइम पे, जिस पीरियड के टाइम पे हमने आंदोलन छेड़ा हुआ था, अशोक अत्रक जी ने बताया कि वो जो आंदोलन था, वो आंदोलन उनके पार्टियों ने, जो तो 10 पार्टी घूमते रहते, पहले जगन्नाथ पालो साहब के साथ टाइम पे सेने में थे, उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस से आमदार बन गए, वहाँ से फिर एनसीपी में गए और अभी फिर से सेना में आ गए। उस टाइम पे बोलते कि वो 2017 में जो एक्टिविटीज हुई उनके वजह से वो आंदोलन और उनकी वजह से फॉरेस्ट लोगों का घर बच गया। भाई ये लेटर है, आपको हर फॉरेस्ट वालों के घर में ये एप्लीकेशन मिलेगा। ये एप्लीकेशन के अब मैं आपको देना चाहता हूँ। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या गणेश मूर्ति नगर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो स्लम के पीछे एरिया में जो न्यू डेवलपमेंट है उसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये 2017 में जो डिमोलिशन रुका, उस टाइम पे ही हमारा रिट पिटिशन फाइल और हमारा हियरिंग एजेआरसी में चल रहा था। वहाँ के यहाँ के फॉरेस्ट के लोग हमारे आंदोलन में शामिल थे। हमने उस टाइम पे उनको जबान दी थी कि अगर आप आंदोलन में शामिल होते हो तो हम आपके घर के लिए भी विचार करेंगे, आपके बारे में याचिका या आपके बारे में जो आपकी सोच है वो हम सरकार तक रखेंगे। और हमने एजेआरसी में इनका टॉपिक रखा था कि जो डिमोलिशन हो रहा है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो पात्र है, उनका सर्वे नहीं होने की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से उनको फोटो पास नहीं मिला और आज वो टूटे जा रहे हैं और ये हियरिंग में है। तब तक का उनका डिमोलिशन रुका दो। और तब जाके उन्होंने सबने मेरा सुना नहीं कि कमेटी का सुना। हमने उनको रिक्वेस्ट किया और वो फॉर्म भरा और इस तरीके के फॉर्म हम कमेटी ने बांटा था और इसमें लिखा हुआ है कि L15 लाइसेंसिंग नंबर का एप्लीकेशन एजेआरसी में पेंडिंग है, तो आप इनका डिमोलिशन रुकवाओ। तब हम MIDC को, फॉरेस्ट को, MMRD को खुद जाके एफिडेविट फाइल करके जब भी हमने रखा, आश्वासन दिया, तब जाके वो डिमोलिशन रुका। मतलब स्लम के वो 1000-1500 लोग, कमेटी के लोग, ऐसे हम सब ने मिलकर वो डिमोलिशन रुकाया। कोई नेता ने आके नहीं रुकाया। वो चर्चा तो ऐसे चल रही थी किसी नेता ने, यहाँ के स्थानीय नेता, नगर सेवक या आमदार ने इस डेमोलिशन को रुकवाया, ऐसे चर्चा लोगों में चल रही थी। क्या कहना इसके बारे में? भाई कोई यहाँ का गॉडफादर तो है नहीं या ये राजेशाही तो है नहीं कि बाबा राजा ने बोल दिया बंद तो बंद। यहाँ पे पेपर वर्क चलता है। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम रुकाना होता है तो आपको पेपर प्रोड्यूस करना होता है, प्रोटोकॉल्स करना होता है, एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और फिर जाके अगर वो सरकार को उस पर प्रोग्राम करना है, नहीं करना है, एनक्रोचर को जो हटाना है, नहीं हटाना है, तब उसका नोटिफिकेशन आता है। हमने लेटर बता दिया है, आप जो भी मंत्री, संतरी, लीडर, जो भी अगर इसमें बोलता है कि ये फॉरेस्ट का जो डिमोलिशन है हमने रुकाया है, तो आपके नाम का एक सिंगल एप्लीकेशन कलेक्टर को गया होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया होगा। ऐसा एक एप्लीकेशन किसी भी न्यूज़ माध्यम से आप लोगों के सामने लाइए, मैं सभी के सामने उनकी माफ़ी मांग लूँगा। क्यों किसी का क्रेडिट, क्यों किसी की मेहनत बिना आए आप लेते हो सिर्फ वोट पाने के लिए? आप जीतने के बाद तो कुछ करते नहीं हो, जीत जाते हो, लंबा भाग जाते हो, काम करने के टाइम पे भाग जाते हो और जो करता है उसका नाम भी नहीं लेते हो आप। ये बहुत ही अच्छा जनता के साथ, मतलब ये उन्होंने कमेटी के साथ मिलकर ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
कि जो गरीब जनता कई दिनों से घर बसा कर रह रही थी, उनके मकान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा डेमोलिशन किए जा रहे थे और उनकी संस्था द्वारा मेहनत करके उनको रोक लगा दिया गया और उनको और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स पेपर होते थे उनके पूरे कलेक्टर को सबमिशन करके उनकी अप्रूवल लेने के लिए भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप आने वाले इलेक्शन को लेकर? देखो, आने वाले इलेक्शन को लेकर मैं कुछ बात आपसे आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। ये मर्ज है यहाँ के लोगों के लिए, खास करके देखो, मैसेज कहीं से तो पास होता है तब जाके वो आंदोलन का शुरू और क्रांति हो जाती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे मैसेज से क्रांति होगी, पर मेरे मैसेज से यहाँ के लोगों को एक बार तो सोचना चाहिए कि क्या रिपीट हो रहा है हमारे सामने। मैं बंधु न्यूज़ के उनके चैनल पे एक वीडियो देखा था धातरक जी का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा तो आप, क्योंकि ये ज़रूरी है लोगों के पास जाना, आप उसको पार्ट 2 में करो, पार्ट 1 में करो, पर ये लोगों के पास जाना ये सोशल काम होगा, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ रफीक जी। जैसे 1995 ये जो साल था, ये दंगल के बाद आया हुआ साल था, माहौल इतना गर्म था। यही जैसे आज ये मूवमेंट हो रहा है ना हिंदुत्व के नाम पर, मैं सेक्युलर हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी ही जात पात को नहीं मानता हूँ, पर रिस्पेक्ट सभी का करता हूँ। मानता नहीं हूँ मतलब मेरे लिए कायदा सबसे बड़ा है, उसके बाद सब रिलीजन है। मेरे रिलीजन को भी मैं मेरे घर पे रखता हूँ और मेरा रिलीजन जो सिखाता है सबको एक नज़र से देखना, सबका रिस्पेक्ट करना। उसी तरीके से मैं दरगाह जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, मैं मंदिरें जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। मैं कभी कोई मेरा मुस्लिम भाई मुझे कलमा सिखाए तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, एनर्जी मिलती है वो सारी चीज़ों से। मैं कभी चर्च में जाता हूँ तो उनके बारे में प्रेयर होती है वो भी पढ़ लेता हूँ। ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये कहीं और नहीं मिलेगा कि एक जगह पे इतने सारे मंत्र अलग अलग भाषाओं में बोले जाते हैं, अलग अलग धर्मों में सिखाए जाते हैं। ये देता है, सिर्फ हमें एनर्जी देता है, उसको एनर्जी के स्वरूप में रखो, उसको किसी के ऊपर हावी होने का काम मुझे नहीं सही लगता है। मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी एक कास्ट को बिलोंग करता हूँ, बट फर्स्ट आई एम एन इंडियन, और उसके बाद जो कास्ट है वो मेरी मानवता, मेरी कास्ट है। इसके आगे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं सीखा हुआ हूँ, मैं एडवोकेट लड़का हूँ, और कोई मेरा रिलीजन बोलेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी डिग्री है वही मेरी रिलीजन है, और मेरी रिलीजन यही सिखाता है टू हेल्प समवन। तो उसी माध्यम से मैं आपको कोई पास बताना चाहता हूँ। अशोक धातरक जी, इनने 1995 में इलेक्शन लड़ा, यही माहौल था उस टाइम पे। पूरे महाराष्ट्र में भाजपा सेना की पावर, भाजपा सेना के कैंडिडेट जीत के आए। जनता दल, जनता पार्टी, नए बोल के तो भी 18-20 पार्टी ने खड़ा किया था उस टाइम की। सबसे मेन कि उस टाइम पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ना, गणेश नायक जी, सुनील तटकरे, सब इंडिपेंडेंट थे, और ऐसे 45 कैंडिडेट जीत के आए थे इंडिपेंडेंट। और पूरे मुंबई में 32 या 35 आमदार होते हैं, उसमें से ये एक ही कैंडिडेट कांग्रेस का जीत के आया था। सोचो कितनी बड़ी बात है। और इन्होंने किनको हराया था पता है आपको? बताइए किनको हराया था? इन्होंने सुरेश मुरारी नार्वेकर, यानी कि जो आज के प्रेसिडेंट विधायक है, उनके पिता को हराया था, जो सेना से रिप्रेजेंट कर रहे थे। 8000 के मार्जिन से हमारे विधायक जी के पिता हारे थे। अच्छे, वो भी अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की रंजक लड़ाई थी वो, और जीते थे। उसके बाद वो 5 साल गए, धातरक जी फिर से खड़े हुए, इनको 5000 वोट भी जमा करने की ताकत नहीं रही। ये इतने बुरी तरीके से हार गए थे वो टाइम के इलेक्शन में, और उस टाइम पे कांग्रेस जीत कर आई थी। अभी मैं इनके टाइम पे जाता हूँ। इन्होंने कहा था कि मैं जब आया था तो अंबेडकर नगर, गणेश मूर्ति नगर का विकास हुआ। इन्होंने गीता नगर की बात की थी, गीता नगर में पानी इन्होंने लाया। भाई साहब 94 में अपने शबाना आजमी जी और मर्जबान पत्रावाला, ये इन्होंने गीतानगर में पानी लाया। राज्यसभा मेंबर शबाना जी थी, शबाना आजमी मैडम थी। उसके बाद रास्ते का जो काम है ना, बोलते मैंने किया। भाई साहब वो रास्ते का काम भी उन्हीं के टाइम पे हुआ था, उनको रिन्यू मुरली देवरा जी ने किया। और उसके बाद 2014 में अरविंद सावंत जी जो हमारे खासदार है, उनके थ्रू से वो रोड प्रॉपर बना। मिनी बस की सुविधा मिलिंद देवरा के नाम पे आई थी, कांग्रेस के टाइम पे आई हुई थी। आप बताएं इनका किधर काम है? दूसरी बात, इन्होंने पानी की बात की थी, गीतानगर का तो मैंने बता दिया। इन्होंने पानी की बात की थी। पानी में वर्गीस भाई करके, वजीर भाई करके है, अच्छे कार्यकर्ता थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी पानी की लाइन भी मर्जबान पत्रावालों ने लाई थी। इन्होंने कहाँ पे लाई थी?
अंबेडकर नगर में जो पहली पानी लाइन आई थी वो दुर्गा माता और बंजारा महासंघ के नाम पे आई थी, जो आगे जाके मिलिंद देवराज जी और एनी शेखर ने उसमें मदद करके मुरली देवरा का ये सारा सिस्टम लगा के वो लोगों को पानी आने का शुरुआत हुआ। उसको कंटिन्यू फिर बाद में मर्जबान पत्रावाले की मिसिस, दिनाज पत्रावाले के मिसिस जब सेना से विधायक बन के आई थी, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। इनका यहाँ पे नाम कहाँ पर है आप बताइए। दूसरी बात, ये बुलडोजर के नीचे आए थे। इन्होंने कहा कि 1995 या 2003 या 4 में या 95 में ऐसे पीरियड में वहाँ पे आंदोलन हुआ, अंबेडकर नगर की वस्ती उठाई जा रही थी, तब मैं बुलडोजर के नीचे चला गया था। भाई साहब, ये तभी पेड कार्यकर्ता थे अपने धीरूभाई अंबानी के लिए। उनको यहाँ ये बाजू में ही हेलीपैड है, हेलीपैड आपको पता होगा, पहले वहाँ पे स्लम था, उसी स्लम का आंदोलन था। और ये भाई साहब ने मुकेश अंबानी का मीडिएट होके वहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए आंदोलन किया, वहाँ के लोगों को हटाया और वो पूरी तरीके से जगह हेलीपैड के नाम पे अलर्ट हो गई थी अंबानी जी को। आप बताइए, इन्होंने जहाँ पे आंदोलन किया, जहाँ पे बुलडोजर चढ़ा, इनके बदन पे तो नहीं चढ़ा, लोगों के घर पे चढ़ गया, वहाँ पे बाउंड्री बन गई और वो अलॉट हो गया प्लॉट अंबानी जी को रिलायंस कंपनी के नाम पे। बाद में वो याचिका हाईकोर्ट में गई, रिट पिटीशन में जिन्होंने याचिका डाली थी वो जीते और उन्होंने वहाँ पे स्टे लाया। भाई साहब, आप काम बिल्डर के लिए, आप काम जनता के लिए कर रहे हो या किसी बिजनेसमैन के लिए कर रहे हो? क्यों एक सिंपैथी प्रेजेंट करके लोगों को दिशाभूल करने का काम कर रहे हो? आज फिर से इनको अपना पॉलिटिकल करियर जो बिगड़ गया है, खत्म हो गया है, उसको बनाने की बात करते हैं। ये खुद वंशवाद है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इन्होंने सबसे पहली चीज आपको बताता हूँ, मूर्ति नगर में इन्होंने बताया कि एक कार्यकर्ता थी, पानी का वजह से मैंने उसको विरोध किया, एक औरत को, और उसको विरोध करने के बाद पूरे मूर्ति नगर में पानी आया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे इन्होंने बात की थी। पानी का जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस औरत का मैं नाम लेता हूँ। उनका नाम था उषा अंबादास वाघमारे। वो आज 75 प्लस है। जिस टाइम पे ये मैटर हुआ था उस टाइम पे वो 60 की थी, मतलब सीनियर सिटीजन के श्रेणी में थी। उनके ऊपर इन्होंने क्या बोला था, वो एक लाइट के काम की वजह से उनके पास गई थी, थोड़ा राइवल भी था, रहता है। उनको उन्होंने क्या बोला, आपके मन से आप बुद्ध निकालो, आपके घर में मैं उजाला लेके आऊँगा। आप लोगों को बोलते हो सफीना, ना असलम, ना शेख, ना रहमान, ना अमित, ना समित, और आप यहाँ पे जातवाद करते हो कि वो अपने मन से बुद्ध निकालेगी तब उसके घर में लाइट आएगा। कोई भी औरत उस पर चिढ़ेगी। उसने डायरेक्टली, अभी मैंने सुना है, आप उनका इंटरव्यू में जो बोल रहा हूँ, जिसके बारे में बोल रहा हूँ, वहाँ से आप क्लियर करना, मतलब मैं झूठ हूँ सच हूँ ये भी मीडिया के सामने आना चाहिए। उस औरत से आप बात कर लेना, वो आपको बता देगी कि किस तरीके से उसका उत्तर उसने दी। ये भाई साहब ने उसको पुलिस स्टेशन में लेके गया, कुलाबा चौकी में, और रिकॉर्ड है रहेगा। तभी नामदेव डसाल साहब, तभी दलित पैंथर के वो प्रमुख नेता थे, उन्होंने बहुत चलवल में बहुत अच्छे काम किए। वो जो चेंबूर साइड में या उस साइड सबब का बंदा आज कुलाबा में आ रहा है, कुलाबा का एक सीनियर सिटीजन को आप चौकी में डाल रहे हो, एक कुलाबा का नेता, और बाहर का आके उसको छुड़ा रहा है। और ये बात समूह क्या बोलते हैं उसको, इक्वलिटी की करता है बात, ये सही नहीं है। इस बंदे ने वजीर भाई को बोल के उसका पानी का लाइन कट कर दिया पार्ट नंबर 3 में, तभी वो औरत का पारा चढ़ गया और उन्होंने उनको विरोध किया। ये तो उनके इलेक्शन में इसने बहुत अच्छा काम किया था, वो आरपीआई का दक्षिण जिला अध्यक्ष थी तभी, और आरपीआई तभी कांग्रेस के साथ में थी। इतना सपोर्ट होने के बाद भी ये बंदे ने इस तरीके से हरकत की, और ये सेकुलरिज्म की बात करता है। कुलाबा में कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा कभी नहीं हो सकता है, हम सब भाई जैसे। जो टॉपिक है ही नहीं वो टॉपिक छेड़ते क्यों? आप विकास की बात करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आपने तो कुछ किया नहीं, ठीक है? ये आपने जो चीज़ किया नहीं उसके बारे में आपको बोलना नहीं है, और अब हिंदू मुस्लिम लगी हुई आपको यहाँ पे तिनकी मार रहे हो। बात ही क्यों करने का यहाँ पे आंदोलन की, न दंगों की बात? जिस चीज़ आपके बच्चों को गाली पता ही नहीं है तो उसके सामने गाली देने का है क्यों? ये इस तरीके से गुमराह करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने खुद कहा है कि मैं फल, मतलब फ्रूट्स, मैं फ्रूट सेलर था, मतलब सर पे टोकरी रख कर सब्जियां फलों को मैंने बेचा है।
आप बताइए जो फ्रूट सेलर, उसकी आज क्या है, जो फ्रूट सेलर है उसकी आज चढ़ान में उसकी बिल्डिंग है, स्टैंड सिनेमा में उसका फ्लैट है, नए नए बोल के नासिक में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, इतने आलिशान तरीके से उन्होंने अपने फैमिलियों की, मैं किसी की फैमिली में नहीं जानना चाहिए, करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, पर यहाँ पे आप फिर बताओ मत कि आप कितने गरीब थे। आपने 95 से लेके 2004 तक लोगों का विकास क्या, 2000 तक लोगों का विकास क्या किया वो बताओ, या फिर आपने इतने सालों में जो 50-60 करोड़ या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी कैसे कमाई। आप एक फ्रूट सेलर के नाम पर इतने प्रॉपर्टी कमाई, इतने बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड बने, इतना अच्छा फ्लैट स्टैंड में लिया, इसका स्पष्टीकरण दो कि ये सारे प्रॉपर्टीज आपके नाम पे हुई कैसा। तीसरी बात, इनका बेटा, अरे जुम्मा 7 दिन नहीं हुआ है, इनका बेटा शिवसेना का मुंबई समन्वयक है। शिवसेना बड़ी पार्टी है, उनके लीडर बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उनके बेटे को पद मिल गया। ये भाई साहब जगन्नाथ, मैंने तो पहले बताया, जगन्नाथ पलव जी के साथ में थे, उनसे सीखे कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने इनको जीता के लेके आया। फिर उसके बाद औकात 5000 वोट निकालने की भी नहीं थी, फिर से एनसीपी में गए, एनसीपी के मुंबई दक्षिण मुंबई प्रदेश अध्यक्ष थे साउथ के। उसके बाद सेना में आए। क्यों सेना में आए? सचिन भाऊ आहिर सेना में आए ना, इसीलिए ये सेना में आए। अभी सचिन भाऊ आहिर की बात करता हूँ। सचिन भाऊ आहिर इज अ डायनामिक मैन, वो उसके काम में और इनके काम में जमीन आसमान का फर्क है। उस बंदे ने अपनी 2 टाइम इलेक्शन जीती हुई सीट, जहाँ पे वो स्ट्रांग है, किसी एक बंदे के लिए, मतलब आदित्य जी के लिए वो सीट छोड़ते हैं, वो सीट पे पर्यावरण मिनिस्टर बनता है। ये जिगरा किसी के पास भी नहीं होता है, वो बंदा किसी को बड़ा करने के लिए काम कर सकता है, पर उसके कार्यकर्ता क्या कर रहे, अपने बच्चों को खड़ा कर रहे। जब भी किसी नेता को मिलने को जाना हो, जब भी किसी लीडर को मिलने जाना हो, बड़े बड़े इवेंट में जो श्रेणी होती है, वो श्रेणी में किसी को खड़ा करने का हो, पक्ष में प्रवेश करने का हो, तो बड़े बड़े स्टेज में भाई अपने बेटे को खड़ा कर रहे, बड़े बड़े पद पे अपने बेटे को कर रहे, बैनरबाजी करनी हो, फोटोज लगाने हो, बस स्टॉप पे कुछ बैनरबाजी करनी हो, तो भी जिस कार्यकर्ता के बल पे ये बड़े बने, वो नीचे का नीचे रह जाता है। और इनका लगा, मैं अच्छे पार्टी में अच्छे पोस्ट में था, ये सारा चीज था, मैंने केसेस बदन पे है, सब पॉलिटिकल केसेस है, क्रिमिनल नहीं है, मार खाए पुलिस के, तब जाके मुझे पद मिला है। ये बिना ये सब करके इनको पद कैसे मिलते हैं? मतलब आप ब्रांडिंग कर रहे हो क्या इस टाइम? ये इलेक्शन, और अच्छा लेडीज वोट आ गया खुला बात 234 का, नहीं तो ये कंफर्म खड़ा था। मेरे को बताओ, 100 दिन में काम कर रहा हूँ, आज मैं कार्यकर्ता समझा, 100 दिन में काम कर रहा हूँ, मैं झंडे लगा रहा हूँ, मेरे नेता के लिए 10-10 घंटे बाहर खड़ा रह रहा हूँ, जो आदेश आए वो आदेश का पालन कर रहा हूँ। फिर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता समझो मुझे, सेना का कार्यकर्ता समझो मुझे, एनसीपी का कार्यकर्ता समझो, बीजेपी का कार्यकर्ता समझो। मैं जब 100 दिन काम कर रहा हूँ, 100 दिन के बाद इलेक्शन लगता है, वो इलेक्शन में एक बंदा मेरे पार्टी को गाली दे रहा है, मतलब वो पार्टी को जाके गाली नहीं देता है, मुझे गाली दे रहा है, मुझे ऐसे लगता है मेरे माँ बाप को गाली दे रहा है। और 100वें दिन के बाद 101वें दिन में जो गाली देने वाला बंदा है वो मेरा बॉस बन के मेरे पार्टी के सीट पे खड़ा हुआ है। आप समझो उस टाइम पे मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है, ये दबा के बैठता हूँ, फिर से मैं काम करता हूँ, फिर से टिकट का काम टाइम आता है। अरे मेरा करियर है कि नहीं? इन्होंने मेरा करियर तो खराब कर दिया पॉलिटिकली, पर बॉस मैंने मेरी खुद की फौज खड़ी कर दी है, मेरे खुद के कार्यकर्ता आज की तारीख में। आज मैं वो दम रखता हूँ कि एक मैं आमदार बनूं, मैं नगर सेवक बनूं, ये पता नहीं, पर मैं आज ताकत रखता हूँ कि मैं किसी को भी आमदार बना सकता हूँ, किसी को भी नगर सेवक बना सकता हूँ। इतने हमारे पास कार्यकर्ता है। अच्छा हुआ वो सब मेरा शोषण हुआ, पर जो कार्यकर्ता जिस पार्टी में काम करते हैं भाई, वो अपने घर बार छोड़कर आपके लिए करते, तो उनके मन में भी मशीन नहीं बैठी है, यहाँ पे इमोशंस है, करियर है। वो भी माँ को बोलते रहेंगे, वो भी बाप को बोलते रहेंगे कि माँ मैं भी कभी ना कभी टीवी पे आके आप पूछा नाम करूंगा। और ये लोग आते और करियर खराब करते, खुद खड़े रहते, जीत जाते, खुद का प्रॉपर्टी बना लेते, और वो बंदा वही वड़ा पाव के ऊपर ही। जैसे आपका कहना है कि जो एक लीडर, एक नेता होता है, बड़ा नेता, वो बड़े नेता के पीछे छोटे छोटे सोशल वर्कर, उनके जो कार्यकर्ता, उनका रोल होता है इसमें। और जब इलेक्शन की बारी आती है और एक पद की बारी आती है, तो बड़े बड़े नेता अपने ही फैमिली और अपने घर के जो मेंबर और सदस्य होते हैं उन्हीं को चुनकर उसमें लाया जाता है। जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, जो छोटे छोटे नेता, उनको वहीं पे रखा जाता है सिर्फ
फ्लैगिंग के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, जैसे नारे लगाने के लिए और केसेस लेने के लिए ऐसे ऐसे नेता वहाँ पर रहते हैं, ऐसा आपका हर सभी पार्टियों पर आपका आरोप है। जैसे कि देखा हमने प्रशांत जी से बहुत सारी विषयों पर हमने चर्चा किया, बहुत सारे मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा किया और बहुत सारे विषय हैं, डेवलपमेट के ऊपर है और कॉर्पोरेटर के ऊपर बहुत सारे मुद्दे पर उनके साथ बहुत सारे विषय हैं। हम अगली बार अलग अलग मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के, हमसे चर्चा करने के, धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest